आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन पुस्तक से परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में इसी पुस्तक से पृष्ठ 70 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। विषय मानवीय नस्ल सुधारने में आनुवंशिकी के प्रयोग। पशु और पक्षियों की कितनी ही नई बिरादरी उत्पन्न कर ली गई। इन प्रयोगों में घोड़े और गधे की कलम लगाकर खच्चर उत्पन्न करने का प्रयोग तो शताब्दियों पूर्व सफल हो चुका है। मुर्गे और मछलियों पर यह प्रयोग अत्यंत उत्साह के साथ चल रहा है। गाय जैसे दुधारू पशुओं को अपने वंश परंपरा को द्रुत गति से उल्लंघन करने और एक नया वर्ग बनाकर खड़ा कर देने में सफलता मिल चुकी है। जिन्हें कौतूहल वर्धक प्रयोगों में रस आता है, वे प्राणियों के निर्माण में प्रजातियों की भूलों को सुधारने और जीव सृष्टि को नए सिरे से गढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। सफलताएं उनकी हिम्मत को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रही हैं। कुत्तों की बिरादरी में 6 इंच ऊंचाई जितने छोटे और गधे जितने ऊंचे किस्म के नए जानवर रच लिए गए हैं। यह कलम लगाकर उत्पन्न की जाने वाली बिरादरियां अपने पूर्वजों की तुलना में शारीरिक क्षमता और स्वभाव विशेषता की दृष्टि से आश्चर्यजनक मात्रा में भिन्न किस्म की बन रही हैं। कलम पर नई कलम, नई कलम पर नई कलम। नई कलम पर नई कलम चढ़ाते चढ़ाते बात यहाँ तक पहुंची कि आगे चलकर यह ढूंढ निकालना तक कठिन हो जाता है कि इसके मूल पूर्वज कौन थे और किस स्थिति में रह रहे थे। इसे कलम लगाने की विद्या की चमत्कारी सफलता कहा जा सकता है। मानव कलम या जेनेटिक इंजीनियरिंग को अब विज्ञान में अति महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। जेबीएस हेल्डेन ने, जो इस शताब्दी के सर्वाधिक प्रतिभाशाली जीव वैज्ञानिक माने जाते हैं, कहा था यदि कुशलता से मानव कलम को तैयार किया जाए तो समस्त कमियों को दूर कर एक नया मानव बनाया जा सकता है। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन रॉन्से का विचार है, मानवीय कलम का उपयोग व्यक्ति के खंडित स्वरूप को नए स्वरूप में बदलकर उसे अमरत्व प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्य में वरीयता प्राप्त करने वाले इस दशाब्दी के वैज्ञानिक हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर जोशुआ लेडरवर्ग एवं UCLA के डॉक्टर एलोफ एक्सेल कॉल्सन। डॉक्टर लेडरवर्ग का सुझाव है शरीर कोश का दान करने वालों का उपयोग उनके युवा अंकुरों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उनके अनुसार समान जीव वाले ऐतिहासिक व्यक्तियों की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए मृतकों की भी मानव कलम लगाई जाए। मृतकों की भी कलम द्वारा नस्ल में सुधार लाने का प्रयास अब तक पेड़ पौधे और पशुओं तक ही सीमित था, किंतु अब ये प्रयोग जैसा ऊपर बताया गया मनुष्य के लिए भी किए जाने लगे हैं। सर्वविदित है कि इस तरह के प्रयासों की कल्पना सर्वप्रथम हिटलर ने की थी। उसकी मान्यता थी कि जर्मन नस्ल
शुद्ध आर्य नस्ल है और वह संसार की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसी आधार पर हिटलर ने जर्मन वासियों के मन में यह धारणा बिठाई थी कि जर्मनी को समूचे संसार पर शासन करने का अधिकार है। इसके साथ ही उसने जर्मन जाति को शुद्ध बनाए रखने की आवश्यकता भी बताई थी और इसके लिए प्रयास भी किए थे। इन प्रयासों में यहूदियों को पूरी तरह नष्ट कर देने, कमजोर जर्मनों को बच्चे पैदा न करने देने और स्त्रियों को इस बात के लिए बाध्य करने के प्रयास किए थे कि वे संतानोत्पादन के लिए अपने पतियों पर निर्भर न रहें, वरन बलिष्ठ और मेधावी व्यक्तियों के बच्चों की मां बने। मित्रों, हिटलर के चिकित्सक डॉक्टर जोसेफ मेंजेले ने तो यहाँ तक प्रयास किया था कि जर्मनी का बच्चा हिटलर की प्रतिकृति बने। उसकी कल्पना थी कि हिटलर के शरीर से कोशिकाएं लेकर असंख्य हिटलर पैदा कर लिए जाएं। किंतु दुर्भाग्य से हिटलर का पतन हो गया और मेंजेले का यह स्वप्न साकार न हो सका। हिटलर के पतन के बाद मेंजेले भाग गया और कहा जाता है कि वह बवेशिया में छिपा रहा तथा बाद में अर्जेंटीना, पैराग्वे आदि स्थानों पर छिपता रहा। इटा लेविन ने अपनी पुस्तक बॉयज फ्रॉम ब्राजील में लिखा है कि मेंजेले जर्मनी से भागते समय हिटलर के रक्त और उसकी चमड़ी के नमूने साथ लेता गया था। उसने पैराग्वे की अपनी प्रयोगशाला में संजोए गए स्वप्न को साकार करने के प्रयास आरंभ कर दिए। उसे अपने प्रयोगों में सफलता भी मिली। कहा जाता है कि मेंजेले ने हिटलर की कोशिकाओं से रेड इंडियंस जाति की 94 औरतों के गर्भ में भ्रूण स्थापित किए, जिनसे इतने ही बच्चे पैदा हुए। ये बच्चे हूबहू हिटलर की प्रतिलिपि बताए जाते हैं। यह मान अनुमान है, तथ्यों का इससे कोई संबंध नहीं। तब भी वैज्ञानिकों ने सिद्धांततः इस बात को स्वीकार कर ही लिया है कि कोशिकाओं के द्वारा भी नई संतानों को जन्म दिया जा सकता है। पशुओं पर तो इस तरह के प्रयोग सफल हो रहे हैं। मित्रों, अब जीन संश्लेषण से जीवित व्यक्ति का प्रतिरूप एक प्रतिमानव एक वैज्ञानिक सत्य है। अपनी बहुचर्चित पुस्तक इन हिज इमेज क्लोनिंग ऑफ मैन में डेविड रॉरविक ने इसका बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला वर्णन किया है। डेविड रॉरविक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सुविकसित स्तर पर मनुष्य की हूबहू वैसी ही ब्लूप्रिंट कॉपियां बनाकर तैयार की जा सकेंगी। तब गांधी और जवाहरलाल जैसे महामानवों के न रहने से किसी क्षति की आशंका न रहेगी, क्योंकि उनके जीवन काल में ही अथवा मरने के बाद हूबहू वैसे ही व्यक्ति सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रयोगशालाएं उत्पन्न करके रख दिया करेंगी। उनके अनुसार साथियों, उनके अनुसार इस तरह के प्रयोगों से अमैथुनी सृष्टि की संभावना
बलवती हो गई। डेविड रॉरविक नामक इस पत्रकार के अनुसार इस तरह का एक प्रयोग अमेरिका के एक अरबपति ने श्रेष्ठ चिकित्सा शास्त्रियों और जीव वैज्ञानिकों की टीम तैयार कर करवाया था। इस टीम ने गहन अनुसंधान प्रयोगों द्वारा ऐसी विधि खोज निकाली और एक एशियाई नस्ल की स्त्री के रज से उसका नाभि पदार्थ निकालकर उसमें अरबपत के सीमेन का नाभि पदार्थ भर दिया और उस अंडे को उस स्त्री की बच्चेदानी में स्थापित कर दिया, जिससे एक बच्चे का जन्म हुआ। श्री रॉरविक का दावा है कि वह स्वयं इस प्रयोग के साक्षी रहे हैं। यह मुद्दा अभी भी विवादास्पद बना हुआ है, फिर भी एक संभावना की ओर इंगित अवश्य करता है कि अमैथुनी प्रजनन द्वारा संतति निर्माण की परिकल्पना सत्य कर दिखा सकती है। ब्रिटेन की इंटरनेशनल साइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष J.R. टेलर ने अपनी पुस्तक द बायोलॉजिकल टाइम बम नामक पुस्तक में जीव विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य की अभीष्ट जातियां शाकभाजियों की तरह उगाई जा सकेंगी और उन्हें कलम लगाकर कुछ से कुछ बनाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अब की अपेक्षा निकट भविष्य में अभीष्ट परिष्कृत स्तर का मानवीय उत्पादन किया जा सकेगा। साथियों, शीत उष्ण पहाड़ी रेतीले प्रदेशों में रह सकने योग्य स्थिति के जिस देश को जब जितने मनुष्यों की आवश्यकता पड़ा करेगी, तब वहां उतने बच्चे उस प्रकार के पैदा कर लिया जाया करेंगे। इतना ही नहीं, आवश्यकतानुसार उस मानसिक स्तर की संतानें भी पैदा कर लिया जाया करेंगे जिनकी की उन दिनों आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, कहां से कहां विज्ञान जा रहा है। कवि, साहित्यकार, गायक, शिल्पी, योद्धा, श्रमिक, वणिक, धर्माचार्य, दार्शनिकों की जब जहां जितनी आवश्यकता पड़े तब वहां वे उत्पन्न हो जाया करेंगे और सामाजिक संतुलन बनाए रखा जा सकेगा। यह कपोल कल्पना कितनी सच है कहा नहीं जा सकता। मित्रों, एक अन्य डॉक्टर रॉस्टाक ने टिश्यू कल्चर अर्थात कोशिकाओं की खेती की अगले दिनों सामान्य बागवानी की तरह प्रयुक्त होने की भविष्यवाणी की है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रेडरिक सी स्टीवर्ट द्वारा गाजर की एक कोशिका को पूरी गाजर में विकसित करने में सफलता प्राप्त करने के बाद अब यह सोचा जाने लगा है कि मनुष्यों की भी ऐसी ही अभीष्ट पीढ़ियां उत्पन्न करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विचारक मॉल्कम मैगरीज का कथन है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक प्रकृति के जितने रहस्य जानने में मनुष्य को सफलता मिली थी, उसकी तुलना में कहीं अधिक ब्रह्मांड का रहस्योद्घाटन इस शताब्दी में हुआ है। यह क्रम आगे और भी तीव्र गति से चलेगा। इन उपलब्धियों में
एक सबसे बड़ी कड़ी जुड़ेगी अभीष्ट स्तर के मनुष्यों के उत्पादन की। अगले दिनों शरीर की दृष्टि से असह्य समझी जाने वाली परिस्थितियों में रहने वाले मनुष्य उत्पन्न किए जा सकेंगे और विद्वान, दार्शनिक, कलाकार, योद्धा, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, व्यापारी, श्रमिक आदि वर्ग न्यूनाधिक योग्यता के आवश्यकतानुसार उत्पन्न किए जा सकेंगे। तब मनुष्य सर्वशक्तिमान न सही असीम शक्ति संपन्न अवश्य ही कहा जाएगा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर विलियम जिरेडियर ने भविष्यवाणी की है कि ऐसे निरोधक तत्वों को जीन्स में प्रवेश कराया जा सकेगा जो पैतृक रोगों का उन्मूलन करके नई स्वस्थ स्थापना के लिए रास्ता साफ कर सके। यह तो निवारण की बात हुई। इसका दूसरा पक्ष स्थापना का है। स्थापना जिस प्रकार किसी अच्छे खेत में इच्छानुसार बीज बोकर अभीष्ट फसल उगाई जा सकती है, उसी प्रकार परंपरागत अवरोधों को हटा सकने की सफलता के साथ एक नया अध्याय और जुड़ जाता है कि वंश तत्व में इच्छानुसार विशेषताओं के बीज बोए जा सकेंगे, अगली पीढ़ियों को वैसा ही उत्पन्न किया जा सके जैसा कि चाहा गया था। वस्तुतः आनुवांशिक इंजीनियरिंग के रूप में एक नई क्रांति विज्ञान जगत में हुई है। पिछले दिनों जीव वैज्ञानिकों एवं आनुवंशिकी के अधिकांश शोधकर्ताओं का ध्यान इस दिशा में विशेष रूप से नियोजित रहा। इसकी कल्पना कई वर्ष पूर्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हरमन जोसेफ मुलर ने की थी। उन्हें आनुवांशिकी के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु नोबेल पुरस्कार भी मिला। अपनी मृत्यु से 6 माह पूर्व शिकागो में सितंबर 1966 में हुए मानवीय आनुवंशिकी अधिवेशन में उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय से उन्होंने अनुरोध किया था कि एक शुक्राणु बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक प्रखरता और नैतिक दृष्टि से ऊंचे गुण वाले प्रख्यात महापुरुषों के शुक्राणुओं को जमा किया जा सके। स्वस्थ, सुंदर और सचरित्र भावी संतान जन्म ले, इसके लिए उपयुक्त माताओं का चयन कर कोल्ड स्टोरेज से उन शुक्राणुओं की वितरण व्यवस्था की जानी चाहिए। साथियों, क्रोमोसोम व जीन्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध करने वाले नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक क्रिक, जिनके नाम पर डीएनए की संरचना वाले मॉडल का नाम रखा गया है, तो तानाशाही व्यवस्था का समर्थन करते हुए इस प्रकार के प्रयोगों पर अपनी वैज्ञानिक मोहर भी लगा चुके हैं। उनका मंतव्य है कि राष्ट्र को जैसी संतानों की आवश्यकता है वैसी ही पीढ़ी वैज्ञानिक तैयार करें। इसके लिए वे संतानोत्पत्ति की स्वतंत्रता अविलंब समाप्त करना चाहते हैं। उनके अनुसार किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार होना चाहिए जिसे भोजन में मिला देने से ही सबकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाए। एंटीटोड विलोम सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाए जिसके बच्चों को शासन की आवश्यकता है। साथियों, वास्तव में जीन्स की विस्तृत लीला जानने के लिए जितने अधिक वैज्ञानिकों ने अपने श्रम को इसमें नियोजित किया है,
वह अपने आप में एक कीर्तिमान है। जीन्स के सूक्ष्म घटक डीएनए की संरचना ज्ञात हो चुकी है। जीन्स के चित्र लिए जा चुके हैं। डीएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने की संपूर्ण आनुवंशिकी संगतता को जानकर अब सीधे उसी पर प्रयोग किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आगे अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको प्रश्न 77 से। ओम शांति।